Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 16th March 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो आज का पहला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट आस्क व्हाई SBI didn't give all the details of poll bonds. अब देखिए आप सभी को यहाँ पर पता है ये काफ़ी दिनों से ये पूरा चलता आ रहा है. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि SBI ने जो डिटेल्स दी हैं, डिटेल्स तो दी हैं नो डाउट, बट यहाँ पर पूरी जो डिटेल्स होनी चाहिए वो डिटेल्स नहीं दी गई हैं. सो द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्हाई इट हैड नॉट डिस्क्लोज द यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इलेक्टोरल बॉन्ड टू द इलेक्शन कमीशन. तो यहाँ पर जो आपका एक यूनिक नंबर था, है ना, यहाँ पर जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड होता है उसमें एक यूनिक नंबर दिया जाता है. तो SBI ने वो यूनिक नंबर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया है. सो इस पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपका ऑब्जेक्शन उठाया. So in our judgment of February 15, we had directed disclosure specifically all the details of electoral bond, including date, their purchase, the amount, the name of the purchaser, the political parties which redeemed the bonds, etc. But the bank has not disclosed the numbers of the bond purchased and encased. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 15th of Feb के जो जजमेंट था उस जजमेंट में ये कहा था कि SBI को क्या क्या करना है, किसने इस इलेक्टोरल बॉन्ड में कब इसको खरीदा है, आपने कब इसे परचेस किया है, उसमें आपने कितना अमाउंट का परचेस किया है, किस पर्सन ने इसे परचेस किया है. तो देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसमें. हम अगर हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं तो पहले तो डेट आ जाती है कि आपने किस डेट को परचेस किया. ओके, उसके बाद अमाउंट आता है कि आपने कितने अमाउंट का बॉन्ड यहाँ पर परचेस किया. थर्ड वन इज आपका नेम आता है कि आपका नाम क्या है जिस पर्सन ने इसे परचेस किया है. उसके बाद किस पॉलिटिकल पार्टी ने इस बॉन्ड को रिडीम कराया है, इन कैश कराया है ना. आपने बॉन्ड परचेस किया है तो आपने किसी XYZ पार्टी को यहाँ पर वो बॉन्ड दिया होगा, तो वो बॉन्ड किस पार्टी ने इनकैश कराया है. उसके साथ साथ जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है इसमें एक यूनिक नंबर भी होता है. ओके, इसमें क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है. तो यहाँ पर ये जो यूनिक नंबर है ये यहाँ पर इनकैश नहीं कराया गया. उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कितने लोगों ने मतलब इनकैश कराया है, कितने लोगों ने यहाँ पर इसको परचेस किया है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर क्या हुई हैं, डिस्क्लोज नहीं की गई हैं. तो द कोर्ट इशूड अ नोटिस टू द बैंक एंड लिस्टेड द केस फॉर 19th मार्च. तो अभी कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर नोटिस इशू किया है SBI को और 16th मार्च को इसकी अभी सुनवाई होगी. Okay, so I hope this one is clear to you. Now, the next article is new election commissioner take charges. Supreme Court refuses to stay their appointments. अब देखिए आप सभी को पता है ये पूरा जो केस आता है, सारी चीजें आती हैं. अभी कुछ दिनों पहले ही जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया था. मतलब कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने रिजाइन किया था. उससे पहले अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें इस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, आपके मेनली 3 मेंबर्स होते हैं. एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. तो जो ऑलरेडी यहाँ पर जो एक इलेक्शन कमिश्नर थे, है ना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर की, उनका टेन्योर पूरा हो चुका था और इसकी वजह से उनका जो सीट था वो वैकेंट था और यहाँ पर जो सेकंड इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर थे. अब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया था, अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर रिजाइन कर दिया था. ना अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं और इतनी बड़ी बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसका मेन काम क्या होता है, यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस को देखना. अब उसमें ही यहाँ पर मेंबर्स नहीं होंगे तो हाउ कैन यू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स. तो अभी आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स थे ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू एज्यूम्ड एज चार्ज ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑन फ्राइडे. तो यहाँ पर ये दोनों पर्सन आप देख सकते हैं, दीज आर फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स. तो इन्होंने अभी एज अ इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पे चार्जेस को टेक ओवर किया है. अब आप सभी को बता दिया जाए इनका जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है. अब क्वेश्चन ये आता है ना आपके दिमाग में कि इनका अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस होगी वो कैसी रही होगी. तो एज यू ऑल रिमेंबर
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक भी पूरा केस गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक पैनल के थ्रू होगा। यहाँ पर एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उस पैनल में कौन कौन था? पहले तो आप सभी को अगर याद हो तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अपोजिशन पार्टी की एक मेंबर, और आपकी जो गवर्नमेंट है उस पार्टी का यहाँ पर कोई एक मेंबर होगा, मतलब आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए। तो लेकिन फिर यहाँ पर क्या होता है, और ये जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि जब तक यहाँ पर पार्लियामेंट कोई लॉ लेकर नहीं आ जाती, कोई रूल नहीं बनाती, तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या रहेंगे, इस पैनल में यहाँ पर रहेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, आप सभी को पता है, यहाँ पर एक लॉ आता है, एक्ट आता है। उस एक्ट का नाम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ सर्विस ऑफिस एक्ट 2023। तो ये यहाँ पर आता है। और उसके बाद हमने ये देखा जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ से हटा रिप्लेस करके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो इसी पैनल के द्वारा क्या होता है, अभी यहाँ पर ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, है ना, इलेक्शन कमिश्नर, इनको यहाँ पर इनका नाम दिया गया था और अभी इनको सेलेक्ट किया गया है। इसी के चलते कुछ लोगों ने यहाँ पे पिटीशन फाइल की कि इस तरीके से इतनी जल्दबाजी में इन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है, सारी चीजें हैं यहाँ पर, ना तो ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें, बट सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो अपॉइंटमेंट में स्टे लगाना था उसको रिफ्यूज कर दिया है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ थोड़ा सा हम देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। सो द इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट, इलेक्शन कमीशन क्या है आपका, इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। सो यू हैव टू रिमेंबर, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि यहाँ पर क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसका नाम होगा इलेक्शन कमीशन, और उसका काम क्या होगा, सो टू डायरेक्टली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। अब आर्टिकल की बात कर लेते हैं। सो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या प्रोवाइड करता है, दैट पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। तो आर्टिकल 324 सेज कि अगर आपको, हम क्या बात कहें, जो भी आपके इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, या फिर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, सारे जो इलेक्शंस होते हैं इसको डायरेक्शन देना, इन्हें कंट्रोल करना, उसे सुपरिटेंड करना, किसका काम है, आपका इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अब और बातें देखते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग प्रोविजन इन रिलेशन टू द कंपोजिशन। अब हम कंपोजिशन की बात करते हैं। सो द इलेक्शन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन commissioner and such number of members election commission if any as a president may be from time to time fixed। अब देखिए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से पावर दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होंगे और साथ में उनके अदर मेंबर्स भी होंगे, और वो कितने मेंबर्स, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज so appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commission. The president may also appoint after consultation with the election commission such as regional commissioner, and he may consider necessary to assist the election commission। तो यहाँ पर president को अगर अपॉइंट भी करना है तो वो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से, और उसके बेसिस पर भी यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। सो इलेक्शन कमिश्नर हैज बीन फंक्शनिंग एज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर अभी हम बता दिया जाए, हमने अभी बात की थी कि अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में, 3 मेंबर्स। एक आपके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 आपके यहाँ पर आ जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर, है ना, 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर है, और इन्हीं 2 को अभी क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। सो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर एंड रिसीव इक्वल सैलरी अलाउंसेस अदर प्रीरिक्विजिट्स which are similar to other of judge of the Supreme Court। अब इनके हम अलाउंसेस की बात करते हैं, इनकी सैलरी कैसी होती है, तो तीनों पर्सन की, यहाँ पे जो तीनों मेंबर्स हैं इन तीनों की सैलरी यहाँ पर इक्वल होती है। अलाउंसेस जो भी यहाँ पर पावर होती हैं सारी चीजें इक्वल होती हैं, जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी भी इनकी सिमिलर पावर होती है। सो इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 अदर सिलेक्शन कमिश्नर, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कमीशन बाय मेजोरिटी।
अब देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, अब कोई कन्फ्लिक्ट हो गया तो कन्फ्लिक्ट के टाइम पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेजोरिटी देखी जाएगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक चीज़ है ना, अब इसमें डिसीजन लेना है तो ये दोनों तो यहाँ पर एग्री हो रहे हैं बट ये पर्सन यहाँ पर एग्री नहीं हो रहा है। ओके ये सेकंड वाले जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, ही इज नॉट एग्रीइंग विद दिस आर्टिकल और पर्टिकुलर XYZ थिंग। तो ही व्हाट यहाँ पर हम कैसा डिसीजन लेंगे, मेजोरिटी वाला आपका डिसीजन चलेगा कि आपका 2-1 का यहाँ पर जो मेजोरिटी में आएगा उसका यहाँ पर डिसीजन आपका दिया जाएगा। इनकी टेन्योर की बात करते हैं तो इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 6 ईयर्स के लिए होता है या फिर 65 ईयर तक की जो एज होती है तब तक के लिए होती है। सो विच एवर इज अर्लियर एंड कैन रिजाइन एट एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। यहाँ पर पर्सन रिजाइन भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने देखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ पर रिजाइन किया था और उसके साथ साथ यहाँ पर उनको बिफोर द उनका जो एक्सपायरी टर्म है उससे पहले इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। ओके सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज food factor. So inflation is impacting personal consumption and hurting growth. यहाँ पर देखिए फूड फैक्टर की बात करते हैं। अभी लेटेस्ट जो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है उसमें फिर से हमने ये देखा कि फूड प्राइसेस बहुत ही ज्यादा आपके वॉलेटाइल हो रहे हैं। ड्यू टू दैट यहाँ पर जो रिटेल आपको है, हम SBI की बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, हमें यहाँ पर राइज देखने को मिला है। सो वाइल February headlines consumer price index based reading remained virtually unchanged from the preceding months at 5.09%. The pace of food grains computed from the consumer price index accelerated by 36 basis point to 8.66%. ओके अब देखिए यहाँ पर जो फूड प्राइसेस मेनली हम बात करते हैं जैसे कि पोटैटो हुआ, अनियन, टोमेटो। सो इनके जो प्राइसेस हैं अगर हम लास्ट मंथ देखते हैं, आज क्या है आपकी 16 मार्च है, 16 मार्च 2024। अब हम लास्ट ईयर देखते हैं 16 मार्च 2023। इन दोनों डेटा को अगर हम कंपेयर करते हैं सो अगर हम लेट्स टॉक अबाउट अनियन। सो अनियन का प्राइस जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, इट इज इफ वी सी तो यहाँ पर जो अनियन का प्राइस है वो इंक्रीज होकर आपका 22.1% हो चुका है ना। हम टोमेटो की बात करते हैं तो टोमेटो का यहाँ पर जो प्राइस है इट हैज इंक्रीज 42% एंड पोटैटो की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे 12.4% चला गया है। तो यहाँ पर इतने ज्यादा वॉलेटाइल यहाँ पर जो फूड प्राइसेस है यहाँ पर हो रहे हैं उस आप सभी को याद होगा। इसी के चलते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अनियन का जो एक्सपोर्ट है उस पर भी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा के रखी थी कि हम यहाँ पर मे बी तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। सो क्लियरली द गवर्नमेंट सप्लाई साइड मेजर्स इंक्लूडिंग 3 months old बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ अनियन हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन कूलिंग प्राइसेस ऑफ दीज पॉलिटिकली सेंसिटिव फूड इनपुट्स। तो ये जो पॉलिटिकली सेंसिटिव फूड इनपुट्स है इसमें थोड़ा सा कूल हुआ था प्राइस में बट बहुत टाइम के लिए, आपका ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं हुआ है। सो दिस इज पर्टिकुलरली टू द सदर्न रीजन वेयर द शॉर्टेस्ट डेफिसिट कंपेयर टू द 10-year एवरेज इज मोस्ट एक्यूट 29%। तो ये ऐसा क्यों हमें देखने को मिल रहा है, एक्चुअली इसका रीजन यही है कि आपका जो मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए थी और 10 ईयर मतलब कि जो आपका सदर्न रीजन है वहां पे पर्टिकुलरली इतना ज्यादा आपका क्या हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हो पाया है। सो ड्यू टू दैट रीजन हमें ये देखने को मिला है कि आपके जो फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं और उनका प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज लुकिंग टू द फ्यूचर ऑन सेंट पैट्रिक्स डे। अभी सेंट पैट्रिक्स डे क्या है इसके बारे में आप सभी को बता दिया जाए। सो सेंट पैट्रिक डे 2024 इन इंडिया इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। इंडिया में सेंट पैट्रिक डे को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस ईयर वी सेलिब्रेट 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन आयरलैंड एंड इंडिया। तो इस साल हम किसकी बात कर रहे हैं, 2024 की। तो 2024 में आप सभी ने आयरलैंड का नाम सुना होगा। सो दिस ईयर वी सेलिब्रेट, हम यहाँ पर 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया और आयरलैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशंस। क्यों, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, वी रिमेंबर द प्राउड हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड पार्टनरशिप विद इंडिया इन द स्ट्रगल वी बोथ वेंट थ्रू द फ्रीडम फ्रॉम कोलोनियल ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये जो सेंट पैट्रिक डे होता है उसको हम एज अ सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंडिपेंडेंस डे, जस्ट लाइक दैट सेंट पैट्रिक डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ये एक तरीके की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है, हमारी एक प्राउड हिस्ट्री है लाइक कि आयरलैंड और इंडिया की एक प्राउड हिस्ट्री में आता है कि इंडिया और आयरलैंड किस तरीके से यहाँ पर कॉलोनियल जो ऑपरेशन था उनसे हमने फ्रीडम ली। सो वी रिमेंबर द कॉन्वर्सेशन, एक्सचेंजेस एंड मीटिंग्स दैट टुक प्लेस बिटवीन आवर फाउंडिंग फादर्स एंड मदर एज बोथ कंट्रीज
चार्टेड अ पाथ टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज की हम बात करते हैं, जैसे कि हम फादर और मदर की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे और जो फाउंडिंग फादर्स थे, तो किस तरीके से क्रिएशन में हमने ये जो एक प्राउड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आज जो हम मॉडर्न रिपब्लिक्स हैं, तो हमने किस तरीके से इसके लिए यहाँ पर अपने लिए पाथ बनाया। सो एंड वी सेलिब्रेट द लिंक दैट वी हैव ओनली ग्रोन सिंस दैट इन ट्रेड, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन। और तब से ही हमने देखा कि हमारे जो ट्रेड में हमारे जो रिलेशन है, एजुकेशन में पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो भी क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। सो इन आयरलैंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ नेशनल डे दैट ऑलमोस्ट एवरीवन नोज। तो ये कहा जा रहा है कि आयरलैंड में एक ऐसा डे है जिसको सब लोग यहाँ पर जानते हैं। सो सेंट पैट्रिक डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट आयरलैंड विद द मोर देन 70 मिलियन पीपल globally who claims Irish ancestry and the many more who show their fondness for Ireland in एनी नंबर ऑफ वेज। अब देखिए स्टैंड ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, कहीं कहीं पर देखिए ऐसी कुछ कंट्री, हम फॉर एग्जांपल आयरलैंड है आपका और इंडिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ओके, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसी बातें आ जाती है जहां पर दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो जाता है, स्टैंड ऑफ कन्फ्लिक्ट का वो क्या बन जाता है, एक मुद्दा बन जाता है, इशू बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल आप सभी को पता होगा जैसे कि रशिया जो यूक्रेन क्राइसिस है, तो उसमें जो आयरलैंड है बीइंग अ यूरोपियन यूनियन मेंबर, आयरलैंड किसका सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है। हमास ने अभी जो यहाँ पर इसराइल पर अटैक किया था, तो जिसमें यहाँ पर इनोसेंट्स, लेकिन अब यहाँ पर हमने ये देखा कि इसराइल फिर से क्या कर रहा है, हमास के ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहा है, बट इसके कारण जो सिविलियंस की डेथ हो रही है, तो इस पर यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। सो आयरलैंड हैज अ क्लियर एंड प्रिंसिपल पोजीशन। आयरलैंड का यहाँ पर एक क्लियर और प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमें क्या करना है, अकाउंटेबिलिटी इंटरनेशनली फॉर रशियाज इलीगल इन्वेजन। रशिया का जो इलीगल इन्वेजन है, इसमें अकाउंटेबिलिटी और इंटरनेशनली यहाँ पर चीजें होनी चाहिए, वो डिमांड कर रहा है। ओके, सो वी कंडेम्ड आउटराइट हमास टेररिस्ट अटैक इन अक्टूबर एंड वी हैव कॉल्ड एवरी जंक्शंस फॉर ऑल हॉस्टेज इन गाजा टू बी रिलीज अनकंडीशनली। अभी यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जब से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से हमें क्या करना चाहिए था, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस थे, ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की हम बात करते हैं, फॉर सस्टेन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू प्रोवाइड फॉर ओवर 2 मिलियन डेस्परेट सिविलियंस इन गाजा। तो अभी से हमें ये सारी चीजों की बात करनी चाहिए, बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये सारे जो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सो आयरलैंड ने, देखिए आयरलैंड इन सबका सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि आयरलैंड ने ये सारी चीजों को यहाँ पर उनकी हिस्ट्री में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, किस तरीके से फेमाइन होता है, पॉवर्टी क्या है, फोर्स माइग्रेशन क्या होता है। सो इवन रिलेटिव ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी वी हैव एंजॉयड सिंस ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन इन 1973 को एग्जिस्टेड एट लीस्ट until the 1990s with conflict very close to north home of North Ireland। लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही पास में हो रहा है आयरलैंड की, उन्होंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमारे लिए क्या है, एक हम उनके लिए एम्पैथी रखते हैं, और जो ये वर्ल्ड आज के टाइम पे पूरा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यंग टैलेंट बहुत ज्यादा है, आपकी यंग यहाँ पर जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। सो इट शुड बी नॉट सरप्राइज दैट वी लुक टू यंग पीपल। यंग पीपल हैव बीन टू द फोर इन opening our eyes to the climate emergency and to the innovative solutions that can reduce our dependence on fossil fuel and deliver a clean future chain। अब देखिए यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। अभी तो देखिए ये कन्फ्लिक्ट हो गया, इंटरनेशनल लॉस की हमने बात कर ली, अब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो ये जो यंग टैलेंट पूल है, तो हम फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने की बात करते हैं, लेकिन यंग पीपल यहाँ पर क्या डिमांड करती है, यंग पीपल डिमांड्स कि जितने भी आपके इंटरनेशनल लॉज हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए। Okay, so for key actors such as United Nations Security Council to speak and act coherently in support of rule-based order, sustainable development and human rights. So indeed, it was these priorities that Ireland sought to emphasize in our own most recent term ऑन काउंसिल ओवर 2021 एंड 2022। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बात की गई हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हमने आयरलैंड एक बहुत ही ग्रेट प्लेस है टू इन्वेस्ट, ट्रेड और विजिट। मतलब देखिए इस आर्टिकल में मेनली आयरलैंड के बारे में बताया गया कि आयरलैंड कैसा कैसा यहाँ पर नेशन है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आयरलैंड इज अ कंट्री वेयर एंटरप्राइजेस इज वैल्यूड। वहां पर हम क्या करते हैं, जो आपके यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, इन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है। उनके जितने भी यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें सपोर्ट किया जाता है, उनके
जो प्रोडक्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में लेकर आते हैं और उन आइडियाज़ को यहाँ पर रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास आयरिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अक्रॉस द वर्ल्ड ये क्या करती है, वेलकम करती है। हम यहाँ पर सेफ वेलकमिंग कल्चर प्रोवाइड करते हैं और ये सारी चीज़ें आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंडिया के जो हज़ारों से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी के लिए जाते हैं आयरिश यूनिवर्सिटीज़ में। 80,000 से ज़्यादा इंडियंस यहाँ पर आइलैंड में यहाँ पर रह रहे हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द आयरिश सोसाइटी उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो ये इंडिया का लिंक है विद द आइलैंड। ओके, सो देयर इज एन ओल्ड आयरिश सेइंग, यहाँ पर एक ओल्ड आयरिश सेइंग के बारे में बताया गया है, वी लिव इन ईच अदर शेडो, कि हम एक दूसरे के शेडो में क्या करते हैं, रह रहे हैं। सो दिस विल रिमेन ट्रू फॉर आवर यंग पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ द ईयर्स टू कम। प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर एंड बिल्डिंग इंड्योरिंग पार्टनरशिप हैज नेवर बीन मोर वाइटल। इट इज आवर फोकस टू दिस पैट्रिक्स डे मार्च 17। तो 17th ऑफ मार्च को, कल ही आपका 17th ऑफ मार्च है, हम उसे सेंट पैट्रिक्स डे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। Now, the next article is Supreme Court to hear plea seeking stay on CAA, its rule on March 19। तो March 19 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, आप सभी को पता है कि आपका जो कंट्रोवर्शियल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इस रूल में आप सभी को पता है इसका फास्ट ट्रैक जो ग्रांटिंग दी गई है। अब ये 2019 में ये एक्ट पास हो चुका था लेकिन अभी तक ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अब इसे फिर से गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके चलते जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उनको यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप कितनी जल्दी, मतलब कि फास्ट ट्रैक में उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिले, तो इसके चलते यहाँ पर क्या हुआ था, ये एक्ट आया था। अब इसमें जो मुस्लिम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन जो आसाम स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके चलते। तो अभी यहाँ पर 19th ऑफ मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे, जो पिटिशंस फाइल की गई हैं इस पर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ इलेक्शन कमीशन टू अनाउंस स्केड्यूल फॉर लोकसभा पोल टुडे। अब देखिए यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हो चुका है और ये कहा गया है कि अब लोकसभा के जो इलेक्शंस है वो कब होंगे, इसकी डेट आज आपकी अनाउंस हो जाएगी। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। अब इसमें सिर्फ अभी इतना ही है, फर्दर चीज़ें आएंगी तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।